360 में। अफगानिस्तान में मुफाहमत के लिए हालात आज जितने साजगार कभी नहीं थे, पेंटागन की रिपोर्ट। उधर स्कूल भी नहीं है, इधर पानी भी नहीं है। पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की हालत पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन। और कैंसर की शिकार 2.5 साल ज़ैनब के लिए अमेरिका में नायाब खून की तलाश कहां तक पहुंची। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में अमरीकी फौज वापस बुलाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग को एक ईमेल में कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान गैरेट मार्क्स ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की तादाद में कमी का कोई फैसला नहीं किया और न ही महकमा दिफा को फौजियों की वापसी शुरू करने की कोई हिदायत जारी की है। हाल ही में एक अमरीकी अहदेदार के हवाले से ये इत्तलात मंजर आम पे आई थी कि सदर ट्रंप अफगानिस्तान से 7,000 अमरीकी फौजियों को जल्द वापस बुलाने का इरादा रखते हैं और इस मनसूबे पर काफ़ी तनकीद की जा रही थी। और ऐसे में जब अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद मुसालती अमल की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, आजकल अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के बारे में अमरीकी महकमा दिफा ने कांग्रेस को अपनी शिशमाही रिपोर्ट पेश की है और उसमें कहा है कि अफगानिस्तान में मुसालती अमल के लिए हालात अब जितने साजगार हैं पहले कभी नहीं थे। इस रिपोर्ट के कुछ अहम नुकात की तफसील लेके आए हैं नदीम याकूब। जी नदीम। सारा सन 2018 में अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल के बारे में इस ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका का अफगानिस्तान में बुनियादी मकसद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सियासी तस्फिया है। पेंटागन का कहना है कि मुसालती अमल की कामयाबी के लिए तालिबान पर अस्करी दबाव ज़रूरी है मगर काफ़ी नहीं। मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार होने की एक वजह मुख्तलिफ ममालिक के उलमा की जानिब से दहशतगर्द और खुदकुश हमलों के खिलाफ फतवों का ऐलान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन फतवों की वजह से तालिबान पर मजहबी और समाजी दबाव बढ़ा है। इस अमकान का इजहार भी किया गया है कि तालिबान के कुछ अनासर उस सूरत में तशद्दुद को तर्क कर सकते हैं अगर उन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान तनाव में कुछ कमी आई है मगर ताल्लुकात में कोई खातर खा बेहतरी नहीं आई। इसकी बुनियादी वजह अफगानिस्तान का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान अफगान मुखालिफ तालिबान को पनाह फराहम करता है और पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफगानिस्तान ऐसे अनासर की सरपरस्ती करता है जो पाकिस्तान में हमले करते हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान नेशनल आर्मी को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें नए रिक्रूट्स की कमी और फौजी ऑपरेशन का मुसलसल दबाव है। जी सर। ऑलराइट, ये थी पेंटागन की शिशमाही रिपोर्ट अफगानिस्तान के हवाले से जिन्होंने कांग्रेस को सबमिट की। इसकी तफसीलात हमें दी नदीम याकूब ने। थैंक यू नदीम। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात भी मुलतवी करने की खबरें सामने आ रही थी और अब खबर ये सामने आई है कि 20 अप्रैल के बजाय ये इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। सूरत हाल के बारे में कुछ हम मजीद बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से, सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। जो रिपोर्ट पेंटागन ने पेश की वो पिछले 6 महीने की सूरत हाल की बात करती है, तो एक पॉइंट जहन में ये आता है कि प्रेशर की बात की जा रही है कि तालिबान पे प्रेशर काम कर रहा है और हालात जो हैं बहुत साजगार हैं, लेकिन जिन कुछ प्रेशर टैक्टिक्स का जिक्र किया गया उनके बारे में तालिबान की जानिब से तो बहुत डिफरेंट हमने रिएक्शन देखा था। एक फतवों की बात की गई, तालिबान ने मुस्तरद कर दिए। ईद उल अज़हा पे जब जंगबंदी की बात की गई वो भी तालिबान ने मुस्तरद कर दी। तो प्रेशर किस हद तक काम कर रहा है तालिबान पे? देखिए, जो प्रेशर है वो उसको हमें समझने की ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब स्टेलमेट होती है, जब दोनों जानिब ये एक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि दोनों फरीकैन ये समझने लगते हैं कि अब वो मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, तो वो उस वक्त एक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है बैटल स्पेस के अंदर, और वो एक्विलिब्रियम जो है फिर बातचीत की जानिब दोनों फरीकैन को पुश करता है। और मैं समझता हूँ वो सूरत हाल सामने आई है जिस वजह से हम ये देख रहे हैं कि तालिबान भी बातचीत के लिए आमादा हैं और अमेरिका भी बातचीत के लिए आमादा है। ठीक, अच्छा, एक जो अहम पॉइंट इसमें सामने आया वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में सामने आया। अब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो दोनों जानिब की अफवाज हैं उनके दरमियान टेंशन अभी भी है और अगरचे वो कम हुई है लेकिन कोऑपरेशन की फ़ज़ा जो है वो कह रहे हैं रिपोर्ट में नहीं है, मिसट्रस्टफुल और प्रोन टू मिसअंडरस्टैंडिंग करार दिया गया है इस रिलेशनशिप को। और साथ में कहा गया कि दोनों जो मिलिट्रीज़ हैं वो बॉर्डर के नज़दीक जो अपनी सरगर्मियाँ हैं
उसमें किसी किस्म के कोऑपरेशन की फ़िज़ा जो है वो नहीं कायम हो रही, कोऑपरेशन करने से रिफ्यूज़ करती हैं। कितनी बड़ी रुकावट है ये आगे चलकर? जी, बहुत बड़ी रुकावट है उसमें और मुझे हैरत नहीं है कि जो है मिसट्रस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के बारे में रवैया है वो बड़ा मनफी है, और अफ़गान जो हैं वो तो कई सालों से पाकिस्तान को जो है वो नेगेटिवली देख रहे हैं। पाकिस्तान उनके मुल्क के अंदर जो तालिबान की कार्रवाइयाँ उनको पाकिस्तान की पुशपनाही का नतीजा समझते हैं। तो ऐसी फ़िज़ा के अंदर इसी किस्म का माहौल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और जहाँ तक वो बातचीत का ताल्लुक है, ज़ाहिर है ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर तालिबान से बातचीत हो भी जाती है तो अगर अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन जो है कोई मिसट्रस्ट रहता है तो फिर बातचीत का जो है वो मनफी असर पड़ेगा बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर, जो कि काबुल में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अच्छा, एक जो बड़ी इस दफ़ा एक वजाहत वाइट हाउस की जानिब से सामने आ गई, और बहुत बड़े स्केल पर नहीं, सिर्फ उन्होंने ब्लूमबर्ग को ईमेल में जवाब दिया कि इस वक्त कोई ऐसा प्लान नहीं एक्ट किया जा रहा, किसी ऐसे प्लान पे जिसके ज़रिए अफ़गानिस्तान से तकरीबन आधी जो फोर्सेस हैं अमेरिका की वो वापस बुला ली जाएं। रिपोर्ट में जो कैजुअल्टीज़ का जिक्र किया गया है पिछले साल जून से नवंबर तक और इस साल जून से नवंबर तक प्रिटी मच एक ही जैसा था, यानी जैसे आपने भी कहा स्टेलमेट है। अब जब कंडीशंस बेस्ड विड्रॉल की बात की जाती है तो ऐसे हालात क्या बनते नज़र आते हैं कि अगर अमेरिका अपनी इस किस्म की पॉलिसी पे अमल दरामद कर भी देता है तो उसके लिए कोई कंडीशंस हैं? अभी तो वाइट हाउस ने कह दिया कि नहीं कर रहे, लेकिन क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि किया जा सके? देखें, उसमें जो सारा का सारा जो दारोमदार होगा वो बातचीत पे होगा, और याद रहे कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत की अहम शिक है वो है अमेरिकी अफवाज का वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस। तो उसके ऊपर बातचीत हो रही है। कुछ लचक दिखाई है तालिबान ने कि हाँ भाई जो है कुछ फौजें जो है ना वो रहने देने के हक में हैं, लेकिन ये है कि उनको बेशतर को निकालना पड़ेगा। वो कब निकाला जाता है मैं समझता हूँ उसका फैसला मुज़ाकरात की मेज़ करेगी, और जाहिर है फिर जो हालात ज़मीनी हालात हैं मिलिट्री बैटल स्पेस भी बताएगा, लेकिन ये है कि इन दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश इस वक्त वाशिंगटन कर रहा है। और कामरान बुखारी हमारे साथ थे, वज़ीर स्काइप सिक्योरिटी उमूर के माहिर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इराक़ और शाम में दाइश के खिलाफ अमरीकी क़यादत में लड़ने वाले इत्तेहाद के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 1000 से ज़ायद आम शहरी हलाक हुए हैं। इत्तेहाद ने अपनी माहाना रिपोर्ट में बताया है कि 2014 में शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन में इस साल नवंबर तक 1139 आम शहरी हलाक हुए, मगर इसी अरसे के दौरान 80 लाख इराकी और शामी शहरियों को दौलत इस्लामिया के चंगुल से आज़ाद भी कराया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमें एक अरसे से अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर इल्ज़ाम आयद करती आ रही हैं कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ाई में आम शहरियों की हलाकतों की तादाद को कम बताया जाता है, जिसके बाद इत्तेहाद ने ये ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी किए। बांग्लादेश में मुसलसल तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में फतह हासिल हुई है, लेकिन अपोजिशन ने इतवार को होने वाले इंतखाबात में हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए नताइज मुस्तरद करने का ऐलान किया है। इंतखाबात से पहले हुकूमत के हामी और मुखालिफिन के दरमियान झड़पों में भी कम अज़ कम 17 अफराद हलाक हो गए। तो इस वक्त हम चलेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अनीस अहमद की जानिब जो बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मौजूद हैं। अनीस अहमद, ये बताइएगा कि आपने पोलिंग डे पे पोलिंग स्टेशंस पे क्या देखा, क्योंकि धांधली की और बैलेट स्टफिंग की खबरें सामने आ रही हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन अब क्या कह रहा है? वैसे तो इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है और 80% लोग वोट दिए हैं। हम खुद बहुत वोटिंग सेंटर में पोलिंग सेंटर में गए ढाका में, तो मैंने देखा नहीं ऐसा कुछ जो अननेचुरल लगा मुझे। बहुत ही लोग खास करके यंग पीपल, एंड दिस यंग पीपल आर वेरी enthusiastic because there are lots of first time voters, और ये इंतखाब में जा रहे थे वोट देने में। अच्छा, तो आपने खुद से नहीं देखा, लेकिन खबरें जो हैं इस तरह की सामने आई बार, जैसे आपने कहा कि आपने यंग लोगों को वोट डालते हुए देखा। ये बताइएगा, इस इलेक्शन को 10 सालों के इम्पॉर्टेंट तरीन अहम तरीन इलेक्शन कहा जा रहा था, लेकिन किस किस्म के माहौल में ये हुए हैं? क्योंकि बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तो इस वक्त जेल में हैं, और उनकी एक बड़ी जो इत्तेहादी जमात है जमात इस्लामी, उस पर भी बैन है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। तो डिसेंट को यानी अपोजिशन को सप्रेस करने के हवाले से जो खबरें सामने आई, क्या बताएंगे आप, क्या माहौल है?
हाँ, माहौल तो उस तरह से ख़राब है क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ जो अलायंस ग्रुप है, डॉक्टर कमाल हुसैन जो अलायंस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उनके साथ कुछ देर पहले ही मेरा बातचीत हुआ और उन्होंने प्रोटेस्ट जनाया और कहा कि ठीक इलेक्शन नहीं हुआ है और अभी फिर इलेक्शन होना चाहिए। खालिदा जिया जेल में है कुछ दिन पहले से ही, तो लेकिन बीएनपी को ठीक पॉलिटिकल स्पेस गवर्नमेंट को जितना देना चाहिए था उतना पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने नहीं दिया। अनीस अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ थे बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से। प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे अमेरिका की कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। नया साल शुरू होने वाला है। अनीस अहमद का बहुत शुक्रिया। और अमेरिका की हम बात करेंगे अब। वफाकी हुकूमत के जुज़वी शटडाउन को आज 10वां दिन है। नए साल का आगाज़ यहाँ पे कैसे होगा, ये जानने के लिए चलते हैं असदुल्ला खालिद की जानिब, जो कैपिटल हिल से इस वक्त हमारे साथ हैं। असद, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वाशिंगटन में? सारा, नए साल का आगाज़ भी हम देखेंगे कि शटडाउन के साथ ही होगा। जुज़वी शटडाउन बरकरार रहेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है वो थर्सडे को कॉल किया गया है कांग्रेस का, जो 3 जनवरी बनता है। 3 जनवरी वाला जो सेशन है उसमें दोबारा से बहस होगी डेमोक्रेट्स में और रिपब्लिकन्स में, जिसमें ये जायज़ा लिया जाएगा कि जो बिल जिसमें सदर ट्रंप की जानिब से डिमांड किया जा रहा है कि $5 बिलियन का बिल जो है वो अप्रूव किया जाए। $2.5 बिलियन के भी एक प्रपोजल है ताकि बॉर्डर वॉल जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी वॉल यूएस मैक्सिको के दरमियान वो बन सके। दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछले एक महीने में और ख़ासतौर पे क्रिसमस ईव पे जो एक डेथ हुई एक बच्चे की ग्वाटेमाला का जो बच्चा था, इससे पहले दिसंबर 8 को एक बच्ची की डेथ हुई और क्रिसमस नाइट को एक बच्चे की डेथ हुई, जो कि दोनों बीमारी के बायस ही मरे, लेकिन उसके बावजूद उस माहौल पे बात हो रही है कि जिसमें उनको हिरासत में रखा गया है। दूसरी जानिब अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कहा गया है कि इन सब का मुआयना करवाया जाएगा, तिबी मुआयना करवाया जाएगा बच्चों का जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से भी जो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने डेमोक्रेट्स को ब्लेम किया है कि उनकी वजह से ये हो रहा है, और अगर ये दीवार बनी होती तो कभी भी ऐसा ना होता कि ये इमिग्रेंट्स जो हैं जिनको गैर कानूनी तारकिन वतन कहा जाता है कि इस तरफ आने की कोशिश भी करते। डेमोक्रेट्स की जानिब से ऑन द अदर साइड ये कहा गया है कि इसमें कुछ हद तक ऐसे लोग भी हैं जो कि लीगली आ सकते हैं, असाइलम ले सकते हैं, क्योंकि गुर्बत की वजह से वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं वस्ती अमेरिका की स्टेट्स में। जी सारा। और राइट, यहाँ पे हम ये वाज़े करते चलें कि जो बच्चे 2 हलाक हुए हैं पिछले 1 महीने के दौरान, वो अपने वालिदैन के साथ गैर कानूनी तौर पे अमेरिका दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उनको हिरासत में लिया गया था। असदुल्ला खालिद हमारे साथ कैपिटल हिल से थे शटडाउन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। थैंक यू असद। थैंक यू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों, फीचर्स और दिलचस्प वीडियोस के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। और अगर इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश आ रही है तो फिर आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट आसानी मिलेगी। व्यू 360 में आज से हम शुरू कर रहे हैं खुसूसी रिपोर्ट्स की सीरीज का एक सिलसिला, स्टेट ऑफ एजुकेशन, जिसमें इस पूरा हफ्ता हम पाकिस्तान के तमाम सूबों में सरकारी स्कूलों की सूरत हाल का जायजा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम हर बच्चे का हक है और सरकारी निज़ाम तालीम ही बेशतर वालिदैन के लिए बच्चों को ये हक दिलाने का वाहिद जरिया है। लेकिन यह निज़ाम कहीं भी बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 3.25 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते और मुल्क में शरह ख्वानदगी सिर्फ 58% है। अब आइन में 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबों की जिम्मेदारी बन गई, तो फिर शुरू करते हैं मुल्क के सबसे बड़े सूबा पंजाब से, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे में तरक्याती बजट का सिर्फ 5% तालीम पर खर्च होता है, लेकिन यह कोई छोटी रकम नहीं है। अगर आप देखें तो माली साल 2016-17 के दरमियान 312 अरब रुपए था, जो पिछले साल बढ़ के 345 अरब रुपए पे पहुंच गया। तो जैसा मैंने कहा, छोटी रकम नहीं है। सूबे में अगर स्कूलों की तादाद देखी जाए तो 52,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं और इनमें अक्सरियत जो है वो प्राइमरी स्कूल्स की है, जहाँ पे बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाती है। अब कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 1.25 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों में दाखिल हैं, लेकिन सूबे में 90 लाख यानी तकरीबन 40% जो बच्चों की आबादी है वो स्कूल नहीं जाती, और इसमें बड़ी अक्सरियत जो है वो लड़कियों की है। प्राइमरी से हाई स्कूल तक अगर असातिज़ा की तादाद देखें तो तकरीबन 3,77,000 है। ये भी छोटी तादाद नहीं है।
محکمہ پنجاب جو محکمہ تعلیم ہے پنجاب صوبے کا، اس کے حکام کے مطابق بجٹ کا زیادہ تر حصہ اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن پہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو محکمہ تعلیم جو ہے وہ صوبے میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کن اصلاحات پہ کام کر رہا ہے، یہ بتا رہی ہیں آج لاہور سے سمن خان ہماری اسپیشل رپورٹس کے سلسلے کی پہلی کڑی میں۔ لاہور کے نواح میں قائم گورنمنٹ ہائی اسکول باگڑیاں ایک ماڈل سرکاری اسکول ہے۔ 29 کنال کے وسیع رقبے پر کھلے میدان سمیت 30 سے زائد کمرے ہیں۔ کمپیوٹر اور سائنس لیب سے لے کر ای لرننگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ البتہ نرسری اور کے جی کے طالب علموں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور بینچ خریدنے کے لیے فنڈز کی کمی ضرور ہے۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور سے 62 کلومیٹر کی مسافت پر واقع شہر مریدکے کا، جس کے نواحی گاؤں فتح پوری میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے پاس رقبے کی کمی نہیں، لیکن مرکزی عمارت سمیت پانی اور بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ زیادہ تر ہم باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کیونکہ کلاس روم میں فرنیچر نہیں ہے، زمین پر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اور وہاں پر نہیں صحیح ایڈجسٹ ہوتا اسٹوڈنٹس کو۔ اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے، بلڈنگ صحیح نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، 4 دیواری نہیں ہے، جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ باہر کے جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا تو وہ ہم خود کو بہت نا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں ایسے بہت سے اسکول نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سرمایہ کاری کا فقدان ہے، بلکہ پنجاب حکومت نے گزشتہ 7 سالوں میں تعلیمی بجٹ میں تقریباً دگنا اضافہ کیا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ترقی یافتہ ممالک تعلیم پر اوسطاً 14% خرچ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ تقریباً 13% ہے۔ فرق صرف 1% کا ہے، لیکن تعلیمی معیار میں بہتری دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ بجٹ کی غیر متوازن تقسیم ہے، جس پر بہتر پالیسی سازی کی ضرورت ہے۔ بجٹ ہے وہ سیلریز پہ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس دفعہ کا بریک اپ تھوڑا سا دے دیتا ہوں۔ 332 بلین کا ٹوٹل بجٹ ہے، اس میں سے ہمارے پاس رہ جاتا ہے اینڈ پہ اے ڈی پی کے لیے جو ہمارے ڈیولپمنٹ کا بجٹ 25 ارب۔ اس 25 ارب میں سے بھی ہم 16 ارب جو ہے وہ دے رہے ہیں پیف کے سکولز کو، جن سکولز میں ہم نے بچے پرائیویٹ سکولز میں ڈالے ہوئے ان کو 550 روپیز پر منتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد رہ گیا صرف 9 بلین ہے ہمارے پاس سارے ڈیولپمنٹل پروگرامز کے لیے فار دا ہول ایئر 18-19۔ کچھ بھی نہیں پیسے اینڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ وزارت تعلیم پنجاب کا دعویٰ ہے کہ فنڈز کے بہتر استعمال کے لیے وہ زیور تعلیم جیسے گزشتہ کچھ پروگرامز بند کرنے جا رہی ہے، جس میں اسکول آنے والی ہر بچی کو 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس پر 6.5 ارب سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ وہ MIS نامی ایک سسٹم متعارف کرانے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے اساتذہ، طالب علموں اور تمام ملازمین کو مانیٹر کیا جائے گا تاکہ تعلیمی معیار کو جانچا جا سکے، لیکن تاحال ان کے پاس بجٹ کی منصفانہ تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ پاکستان میں سرکاری اسکولوں کے مسائل پہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا۔ پنجاب پہ ہم نے رپورٹ آج پیش کی۔ کل کے شو میں ہم چلیں گے صوبہ سندھ کے ایک ایسے حصے میں جہاں بچیوں کو روزانہ بہت لمبا سفر طے کر کے اسکول آنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سے بچے اسکول ہی نہیں آتے۔ ان رپورٹس کا مقصد صرف مسائل کی نشاندہی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے حل کے بارے میں مل کر سوچنے کی ایک کوشش کرنا بھی ہے۔ تو پھر آئیے ہمارے facebook.com/VA اردو کے پیج پر اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے سرکاری اسکولوں کے نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں کینسر کی شکار 2.5 سالہ پاکستانی امریکن بچی زینب مغل حال ہی میں خبروں کا موضوع بن گئی۔ وجہ ہے اس کا خون۔ اس کے علاج کے لیے ایک ایسے بلڈ گروپ کی ضرورت ہے جو صرف جنوبی ایشیا اور ایران سے تعلق رکھنے والوں میں ہی پایا جاتا ہے، اور ان میں بھی صرف 4% لوگوں میں۔ زینب کے لیے اس خون کی تلاش میں امریکی ادارے دنیا بھر میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی سے رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں، بتا رہے ہیں انشمن آپٹے۔ اپنے ننھے کارناموں سے سب کا دل جیتنے والی 2.5 سال کی زینب مغل کے والدین کو گہرا صدمہ پہنچا جب انہیں پتا چلا کہ زینب کو کینسر ہے۔ At that time we were like completely destroyed. اس وقت ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا۔ میں تو وہیں ٹوٹ جاتا، پر میں نے خود کو سنبھالا۔ میرے والد میرے ساتھ تھے، انہیں بھی یقین نہیں آیا۔ ہم کمرے میں آئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ڈاکٹرز کے مطابق زینب نیوروبلاسٹوما نام کے کینسر کی شکار ہے، جس کا علاج کیمو تھراپی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ سے ہو سکتا ہے، لیکن علاج کے دوران اسے خون کی ضرورت پڑے گی، اور زینب کا خون انڈین بی نام کے اینٹیجن کے نہ ہونے سے نایاب شمار ہوتا ہے۔
जैनब को खून सिर्फ पाकिस्तानी, भारतीय या ईरानी नस्ल के वो लोग दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप O या A है, मगर उसमें इंडियन B एंटीजन की कमी है। इसकी वजह जीनियात है। जिस तरह कुछ जिस्मानी खुसूसियात सिर्फ कुछ नस्लों में होती है, इस तरह खून की इकसाम भी। इंडियन B एंटीजन दुनिया में बहुत से लोगों में है, लेकिन कुछ अफराद में ये मौजूद नहीं। हमें O और A ब्लड ग्रुप की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैनब का ब्लड ग्रुप A है। जैनब के लिए डोनर्स ढूंढने का काम फ्लोरिडा की वन ब्लड तंजीम कर रही है। इस काम में उन्हें अमेरिकन रेयर डोनर प्रोग्राम की मदद मिल रही है। The process is quite simple. ये अमल बहुत सादा है। लोगों को खून का अतिया देना होगा, जिसका सैंपल हमारी लैब में टेस्ट होगा। हमें जितने यूनिट्स मिले टेस्ट करने को तैयार हैं। टेस्ट यूनिट मिलने के 4 घंटों के अंदर करना जरूरी होता है। इसके बाद हम बजरिया ईमेल डोनर को बता देंगे कि वो मैच करते हैं या नहीं। अमेरिका में कई मसाजिद और मुसलमान तंजीमें भी जैनब के लिए खून तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। अब तक ऐसे 3 लोग मिले हैं जो जैनब को खून दे सकते हैं। जैसे जैसे लोग आगे आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें खून की ये नायाब किस्म मौजूद है। साथ ही हमें ऐसे लोगों का भी पता चल रहा है जिनमें खून की कुछ और नायाब खुसूसियात हैं जो इन्हें भी नहीं मालूम थी। तो इसके बहुत दूररस नताइज सामने आ रहे हैं। इलाज के दौरान जैनब को 7 से 10 रेयर डोनर्स की जरूरत पड़ सकती है। प्लीज गो आउट फॉर द इंसानियत की खातिर, मेरी बेटी की खातिर बराए मेहरबानी अतिया दें। हो सकता है कल को कोई और भी हमारी तरह खून की किसी नायाब किस्म की तलाश में हो, इसलिए प्लीज खून का अतिया दें। अगर आप जैनब के लिए अपने ब्लड का सैंपल भेजना चाहते हैं तो oneblood.org/जैनब पर वन ब्लड से राब्ता कर सकते हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा। और आखिर में दिल्ली में हमारे साथी ऋतुल जोशी हमें ले जा रही हैं कि ऐसे अस्पताल में जिससे टूरिस्ट वेबसाइट्स भी उन जगहों में शुमार करती हैं जहां जरूर जाना चाहिए। बेतहाशा दौड़ती दिल्ली पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं। शहर के मशहूर दिगंबर जैन मंदिर में बने परिंदों के इस खैराती अस्पताल में आकर ये राय बदलने लगती है। हसन अली को ही लीजिए, सुबह सुबह अपना काम छोड़कर ये एक घायल मिले कबूतर के इलाज के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ इलाज करके पक्षी का जान बच जाएगा और उसे उड़ा देंगे, आजाद कर देंगे। 6 दहाइयों से इस अस्पताल में जख्मी और बीमार परिंदों का इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। परिंदों की दवा से लेकर खुराक तक का पूरा ख्याल यहाँ रखा जाता है। यहाँ आने वाले मरीज शहर में परिंदों की नायाब होती इकसाम की एक अलामत भी है। चील और बाज जैसे परिंदे अब बहुत कम आते हैं, जबकि कबूतरों की लाइन लगी रहती है। एट प्रेजेंट 4 से 5 हजार के बीच में पक्षी हैं जो रोटेशन में है। डेली जैसे पक्षी आते हैं तो डेली हम उड़ाते भी हैं इनको, पक्षियों को। इस अस्पताल के दरवाजे पालतू परिंदों के लिए भी खुले हैं और इनका इलाज भी मुफ्त होता है। सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ डॉक्टर्स लगातार काम करते हैं। थोड़ा ना वीक चल रहा है, ये चलते चलते सो जाता है, तो मैं इसके लिए 1 महीने से आ रही हूँ यहाँ पर। इसकी रेगुलर यहीं से दवाई चलती है। जैन मजहब में गोश्त खाने पर पूरी तरह पाबंदी है और इसलिए गोश्तखोर परिंदों को भी यहाँ वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, मगर ऐसे परिंदे यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रखे जाते। सोयाबीन भी खा लेते हैं, वो चीज भी एज ए नॉनवेज टाइप से उनको फीलिंग आती है तो उनको हम देते हैं। बाकी वो दूसरे हॉस्पिटल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में वो पक्षी को भेज दिया जाता है, वो डेली आते हैं उसको लेके जाते हैं। अस्पताल का पूरा खर्च एक ट्रस्ट के जिम्मे है। यहाँ आने वाले भी कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं और कुछ लोग यहाँ खास तौर पर परिंदों की तीमारदारी के लिए आते हैं। जब से मैं यहाँ हॉस्पिटल आने लगा हूँ तो मेरा मन नहीं करता मैं पक्षी पालूं, क्योंकि उनकी आज़ादी को हम कैद कर रहे हैं, तो वो गलत है। इसलिए उनको आओ, उनको ठीक करके फिर अपने हाथ से उड़ाओ। ऐसे परिंदे जो बाहर महफूज नहीं रह सकते या उड़ने के काबिल नहीं, उन्हें हमेशा के लिए इस हॉस्पिटल में ठिकाना दे दिया जाता है और बाकी परिंदे ठीक होने के बाद आजाद कर दिए जाते हैं। यहाँ बहुत से परिंदे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, लेकिन वो अक्सर दाने और पानी की तलाश में आते हैं। ये बेजुबान है तो क्या हुआ, मोहब्बत की जबान तो परिंदा भी समझता है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।